नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए सुनते हैं मालती जोशी जी का लिखा लघु उपन्यास ऋणानुबंध। इतनी देर बाद अम्मा का मुंह खुला। मंदा कहाँ है? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। प्रसाद ने आखिरी वाले कमरे की ओर संकेत किया। अम्मा, उनके पीछे भाई, उनके पीछे मैं उस कमरे में प्रविष्ट हुए। कमरे में पेन बाम की गंध भरी हुई थी और चाची आंख बंद किए पड़ी थी। मंदा, अम्मा ने हौले से पुकारा और उनके सिराने बैठकर सिर पर हाथ फेरने लगी। चाची ने आंखें खोली। वे उठ बैठी और हम लोगों की ओर फटी फटी आंखों से देखती रहीं। कुछ कहने के लिए उनके होंठ फड़फड़ाते रहे। अम्मा ने खींचकर उन्हें अपने गले से लगा लिया और दोनों भरभराकर रो पड़ी। शोक का ऐसा आवेग जीवन में पहली बार देखा था मैंने। कभी सोचा भी न था कि प्रदीप घर को यूं सूना कर जाएगा। पिछले 10 वर्षों से तो खैर वह नर्सिंग होम में था ही, परंतु उसके पूर्व जब वह घर पर ही था तब भी उसकी उपस्थिति एक अभिशाप सी ही लगती थी। हमें तो ईश्वर के प्रति कृतज्ञ ही होना चाहिए था कि उसकी ओर हमारी यंत्रणाओं की तिरछी हो गई। मातम पुरसी पर जो लोग आते जा रहे थे वे भी दबी जुबान से इस बात की ओर संकेत करना नहीं भूलते थे। कई बार तो यह भ्रम सा हो जाता कि लोग संवेदना प्रकट करने आ रहे हैं कि बधाई देने। फिर भी यह सच था कि प्रदीप जाते हुए इस घर की सारी रौनक, सारी खुशियां ले गया है। इस आघात को सबने अपने अपने ढंग से झेला था। प्रसाद एकदम बहुत गंभीर हो गया था और वीणा के और करीब आ गया था। भाई अब बैंक से लौटकर प्राय अपने कमरे में ही बैठकर पढ़ते रहते। उनका बैडमिंटन बिल्कुल छूट सा गया था। पापा की गूंजदार आवाज, ठहाकेदार हंसी और कड़कती डांट फटकार भी जैसे अतीत की वस्तु बन गई थी। अम्मा के होठों पर आठों पहर खेलने वाले मीरा के पद मौन हो गए थे और चाची की खनकती हंसी और बचकाना शरारतें भी उदासी की धुंध में खो गई थीं। फिर भी अम्मा के संयम को देखकर दंग रह जाना पड़ता था। वे सुबह शाम रसोई में जुटी रहती, दिन भर मिलने वालों से निपटती और बाकी समय में चाची के पास बैठी रहती। अपनी इस बाल विधवा देवरानी की गोद में अम्मा ने एक खिलौना डाल दिया था। उसके अचानक खो जाने से चाची एकदम टूट गई थी। वे दिन भर अपने कमरे में पड़ी आंसू बहाया करती। मैं और अम्मा उन्हें बड़ी मनुहार के साथ 2-4 कौर खिला पाते थे। इस अनाहार के कारण वे बहुत अशक्त हो गई थीं और उनका स्वभाव बेहद चिड़चिड़ा हो गया था। कई बार वे इतनी कड़वी बात कह देती कि मैं तो तिलमिला उठती थी, पर माँ का शांत सौम्य चेहरा वैसा ही बना रहता था और मेरा मन उनके प्रति अपार करुणा से भर उठता। पता नहीं क्यों, पर कभी कभी चाची का यह शौक औचित्य की सीमा लांघता सा प्रतीत होता। रविवार था उस दिन, पर हमेशा की तरह घर में हम लोग धमा चौकड़ी नहीं मचा रहे थे, बल्कि अपने अपने कमरों में दुबक कर पढ़ने का नाटक कर रहे थे। नटराज में मधुमती लग रही थी। कब से तरस रही थी मैं उसे देखने के लिए, और अब लगी भी तो ऐसे मौके पर कि अम्मा से पूछने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। पुरानी पिक्चर्स बड़ी मुद्दतों के बाद तो आती है, इस बार चूक गई तो फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा। मैं अम्मा के पास जाने के लिए साहस बटोर ही रही थी कि वे ही मेरे पास कमरे में आ गई थी। मम्मी, चाची के पास बैठ तो जरा, बाहर मिस्टर एंड मिसेस लाल आए हैं। 5-10 मिनट वहां बैठना पड़ेगा मुझे, उन्होंने कहा। उनकी आवाज से साफ लग रहा था कि वे इन मिलने वालों से ऊब गई हैं। सदा की मितभाषी अम्मा को इतना ज्यादा सोशल बनना सूट नहीं कर रहा था, पर मजबूरी थी। मैं चाची के पास आकर बैठ गई और उनके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती रही। रात से उन्हें बुखार था और इस समय कुछ ज्यादा ही लग रहा था। उनके सिरहाने बैठी मैं एकटक उन्हें देखती रही। उनका चंपई रंग इन 15 दिनों में ही एकदम फीका पड़ गया था। गुलाबी अधर पपड़ियां गए थे और हंसती हुई आंखें गड्ढे में धंस गई थीं। जीजी कहाँ हैं? उन्होंने शायद 15वीं बार पूछा। मैंने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उसे ग्रहण नहीं कर पा रही थी। बुखार की ग्लानि में बस बार बार यही प्रश्न पूछ रही थी, जीजी कहाँ हैं? इस बार उनकी आवाज में हल्की सी गुर्राहट थी। अम्मा बाहर के कमरे में हैं, लाल साहब आए हुए हैं, मैंने जरा जोर से कहा ताकि मेरी आवाज उनके कानों तक पहुंच सके। उन्हें भीतर बुलाओ, उन्होंने उसी स्वर में आदेश दिया। अभी बुला देती हूँ, वे लोग बस उठने ही वाले हैं, मैंने मिमियाकर कहा। दरअसल मुझे डर लगने लगा था। एक बार नवरात्रि में किसी पर देवी आई हुई थी, उसकी आवाज भी ऐसी ही थी, तब भी मुझे ऐसा ही डर लगा था। लाल साहब की गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज आई और मैंने राहत की सांस ली।
यह कठिन कर्तव्य मुझसे निभाया नहीं जा रहा था। चाची एकदम उठ बैठी और चीखी, उन्हें बुलाओ। किसे? मैंने घबराकर कहा। लाल साहब को। बाहर ही से क्यों चले जा रहे हैं? मेरे पास क्यों नहीं आता कोई? लड़का मेरा मरा है, गोद मेरी सुनी हुई है, मेरे आंसू क्यों नहीं पोंछता कोई? जीजी के पास क्या करने आते हैं सब लोग? उनका अस्मद्ध प्रलाप, अस्त व्यस्त केश, अंगारे सी जलती आंखें, मैं तो अम्मा के नाम की गुहार लगाती हुई भाग खड़ी हुई। कुछ ही देर में सारा घर उस कमरे में सिमट आया। प्रसाद और भाई दोनों मिलकर बड़ी मुश्किल से उन्हें बिस्तर में लिटा सके। उन्हें सन्नीपात हो गया था और बुखार की बेहोशी में वे लगातार यही बक रही थी, लड़का मेरा मरा है, मेरे पास क्यों नहीं आता कोई? अम्मा, क्या यह सच है? कलांत शांत चाची को प्रसाद के जिम्मे छोड़कर डॉक्टर सचदेव बाहर निकल आए थे और उनके साथ हम लोग भी। पापा डॉक्टर साहब को कार तक छोड़ने चले गए थे और अम्मा रसोई में आकर चाय की तैयारी में जुट गई थी। मैं मेज पर कप प्लेटें लगा रही थी कि बिना किसी भूमिका के भाई ने एकदम पूछ लिया, अम्मा, क्या यह सच है? अम्मा ने एक बार नजरें उठाकर उनकी ओर देखा, फिर गैस की नीली लौ को अपनी आंखों में भरते हुए हौले से कहा, हाँ। क्यों किया यह अन्याय अपने साथ और हमारे साथ भी? भाई ने तड़प कर पूछा। अम्मा ने फिर एक बार आंख उठाकर उनकी ओर देखा, फिर धीमे किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा भाई किसी कूड़े के ड्रम में दम तोड़ दे या अनाथालय की रोटियों पर पले। उसका जो हक था वह मैंने उसे दिया, बस। उनके इस उत्तर से प्रदीप एक बार फिर जी उठा था, लेकिन संदर्भ बदलते ही रिश्तों के अर्थ भी बदल गए थे। मन में एक कड़वाहट सी भर गई और लगा कि मृत्यु के बाद भी उसकी अभिशप्त छाया इस घर पर छा गई है। उससे कभी भी किसी भी दिन मुक्ति संभव नहीं है। 4-5 दिन बाद चाची का ज्वर भी उतर गया और वह उन्माद, वह आवेश भी। वे अब पहले से भी अधिक छीड़ हो गई थी और दिन भर अपने कमरे में निश्चेष्ट पड़ी रहती। मैं और भाई उस कमरे का रुख भी नहीं करते थे, लेकिन प्रसाद डॉक्टर की हैसियत से सुबह शाम उन्हें देखाता था। अम्मा के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया था। वे उसी तरह अपनी सारी व्यस्तता के बावजूद उनके पास बनी रहती थीं। यूं चाची और अम्मा अक्सर रसोई में ही खाती रही हैं, पर आजकल रात के खाने पर जबरदस्ती अम्मा उन्हें मेज पर ले आती कि सबके बीच बैठकर वे कुछ खा ले। चाची कितना खा पाती थी वह वही जाने, लेकिन सबकी भूख जरूर तिरोहित हो जाती थी। एक रात इसी मनहूस चुप्पी के साथ हम लोग कौर तोड़ रहे थे कि चाची ने अचानक मुंह खोला, अब हम घर जाएंगे। हम सब चौंक पड़े। घर? अम्मा ने अस्फुट स्वर में कहा। हाँ, घर। क्यों, हमारा क्या कोई घर नहीं है? जिसके लिए इस पाप कुंड में पड़े थे वह तो रहा नहीं, अब हमें यहाँ क्या करना है? विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी तीखी, दिल मिला देने वाली बात हमारी चिर परिचित चाची ने कही है। सच तो यह था कि वे इन दिनों परिचित लगती ही नहीं थी। मंदा। बड़ी देर बाद पापा का गुरु गंभीर स्वर गूंजा। पाप पुण्य जिसने जो भी किया हो, लेकिन उसका आजीवन प्रायश्चित निर्मल कर रही है, इसे मत भूलना। एकदम कुर्सी पीछे सरकाकर आवेश में उठ खड़ी हुई वे। प्रायश्चित? किसने किया है प्रायश्चित? आपके निर्मल ने। वह तो राजरानी बनी करवा चौथ और संतान सप्तमी पूजती रही ठाठ से। पिसी तो मैं हूं इस घर में एक गुलाम की तरह। अपने एहसानों का बोझ मुझ पर लाद कर जिंदगी भर के लिए खरीद लिया गया है मुझे। मेरा गांव, घर, परिवार सब कुछ छीन लिया और उसे नाम दिया गया है प्रायश्चित का। वाह! घर जाना चाहती हो ना? उसका इंतजाम हो जाएगा। भाषण बंद करो, पापा ने सख्ती से कहा और बाहर चले गए। बच्चों के सामने बेनकाब होने का एहसास उन्हें बहुत देर बाद हुआ था शायद। आंधी में घिरे पेड़ की तरह थर थर कांप उठी चाची की देह, रोष से या कि दुर्बलता से वही जाने। अम्मा ने आगे बढ़कर उन्हें थाम लिया और सहारा देकर पास की कुर्सी पर बिठा दिया। वे तब भी चुप नहीं हुई थी, कांपती आवाज में कहे जा रही थी, मेरा बच्चा वहां अस्पताल में अकेला तड़पता रहा और मैं यहाँ पराए बच्चे के लिए खाना बनाती रही, कपड़े सीती रही, स्वेटर बुनती रही, सुबह से शाम तक खटती रही। किसने कह दिया मंदा कि ये बच्चे पराए हैं? अम्मा अपने उसी शांत स्निग्ध स्वर में बोलते हुए उनके सिर पर हाथ फेरती रहीं। क्या केवल जन्म देने भर से ये बच्चे मेरे हो गए? जिन्हें दिन रात एक करके तुमने इतना बड़ा किया है, वे बच्चे क्या तुम्हारे नहीं हैं? क्या उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है?
मुझसे पूछने से पहले अपने लाडलों की आंखों में झांक कर देखो जीजी। इतनी अंधी नहीं हूं कि नफरत भी न पढ़ सकूं। अगर तिरस्कार ही सहना है तो अपनों का सहूंगी, तुम्हारी देहरी पर क्यों पड़ी रहूं। उसके कहने भर से क्या हो जाता है। वहां कौन बैठा है उसका, किसके पास जाएगी वह। बिरादरी वाले नोच खाएंगे सो अलग। वह तो बेवकूफ है, हमें भी तो कुछ सोचना चाहिए। अम्मा ने थकी सी आवाज में कहा। भाई एकदम बिफर पड़े। इतना सब कुछ सुन लेने के बाद भी कुछ सोचने को रह गया है अम्मा। जितना तुम सह सकती थी तुमने सहा, जितना कर सकती थी तुमने किया। नाउ दिस इज अ लिमिट। हमारे घर में अब उस औरत का निभा नहीं हो सकता। जब तुम्हारे घर में कोई आना चाहे उसे यह बात सुनाना प्रवीण, यह घर मेरा है, यहाँ तुम्हारा कानून नहीं चलेगा। भाई का तमतमाया चेहरा एकदम सिकुड़ कर रह गया। वे खिड़की से बाहर देखते हुए उदास स्वर में बोले, यह मैं अपने लिए नहीं कह रहा था अम्मा। तो मेरी वकालत करने की भी कोई जरूरत नहीं है, अम्मा ने उसी तीखे स्वर में कहा और फिर एकदम अपने स्वाभाविक मृदु अंदाज में बोली, स्वार्थ या परमार्थ जो कुछ भी मेरे मन में रहा हो, मैं हाथ पकड़कर उसे इस घर में लाई थी। 20 साल बाद उसे यूं निराश्रित मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। इसे चाहे मेरा पागलपन समझो चाहे जिद। अम्मा के स्वर की दृढ़ता किसी भी विरोध का सामना करने में समर्थ थी। रात चाची की बातों से वे बुरी तरह आहत हो गई थी और सुबह उनका चेहरा 6 महीने के बीमार सा निकल आया था। इसलिए हम लोग उन्हें घेर कर बैठ गए थे और चाची के निर्वासन की योजना बना रहे थे। लेकिन हमारा सारा आवेश, सारा संताप, सारा तिरस्कार उनकी दृढ़ता से टकराकर चूर चूर हो गया था और हमें अब अपनी त्याग, तपस्या और संयम की प्रतिमूर्ति मां पर रोना आ रहा था। पूरी बात सुनोगे? उन्होंने हौले से पूछा। अम्मा की कहानी प्रारंभ हुई थी गोरखपुर से, जहां पापा वकालत करते थे। बहुत बड़ा सा घर था और घर में सिर्फ एक बीमार बूढ़ी सास थी। पापा सुबह 10 बजे के चले आधी रात घर लौटते। अम्मा अकेली घर में फड़फड़ाया करती। कहीं ज्यादा जाना आना भी नहीं था। पापा का कितना समय कोर्ट में, कितना क्लब में और कितना और कहीं बीतता है, यह तब उन्हें पता नहीं था। वे तो बस एक आदर्श भारतीय नारी की तरह दिन रात प्रतीक्षा में बिछी रहती। अपने भयानक एकाकीपन को बांटने के लिए उन्होंने एक सहेली ढूंढ ली थी। वह थी मिसरानी की लड़की मंदा। बेचारी बाल विधवा थी और अम्मा से काफी छोटी थी। लेकिन उस किलेनुमा घर में उसका सानिध्य ही उसके लिए बड़ा संबल था। शादी के साल भर बाद भाई का जन्म हुआ, फिर मैं, फिर प्रसाद। अम्मा शरीर और मन दोनों से ही इतना थक गई थी कि मंदा न होती तो तीनों बच्चे शायद ठीक से पल भी न पाते। घर में नौकरों की ज्यादा आमदरफ्त पापा को पसंद नहीं थी, इसलिए इतनी संपन्नता के बावजूद अम्मा को काफी काम अपने आप करना पड़ता था। मंदा का उन्हें बहुत सहारा था। उसे भी भाई भाभियों के तानों उलाहनों की तुलना में कोठी का शांत वातावरण अच्छा लगता था। स्नेह और सुविधा यहाँ दोनों मिलते थे। एक एकाकिनी नारी को इससे अधिक चाहिए भी क्या। प्रसाद के जन्म के महीने भर बाद ही दादी चल बसी। अम्मा का मन एकदम उचाट हो गया और वे इलाहाबाद चली आईं। सास की मृत्यु तो एक बहाना थी। दरअसल पापा की रास रंग की महफिलों की भनक उनके कानों तक पहुंच चुकी थी। मन उनका एकदम विरक्त हो गया था। 3-4 महीने वे अपनी माँ के पास बनी रहीं, लेकिन भाइयों की शंकालु दृष्टि, माँ के उल्टे सीधे प्रश्न और भाभियों की कानाफूसी ने उन्हें भान दिला दिया कि अधिक दिनों तक पेहर में रहना उन्हें रास नहीं आएगा। अपनी समस्याओं से उन्हें आप ही जूझना होगा। अपने दुख को उसी तरह मन में छिपाए वे वापस लौट आईं। बच्चे अपने घर में आकर किलक उठे और तब अम्मा को लगा कि वे उनके साथ कितना बड़ा अन्याय करने जा रही थीं। नए सिरे से उन्होंने अपने को गृहस्थी की गाड़ी में जोत लिया। घर वही था, सारी सुख सुविधाएं वही थीं। हाँ, सास का अभाव कभी कभी बहुत खलता था और इधर मंदा भी नहीं आ रही थी। उन्होंने 2-4 बार मिसरानी से कहा भी, काकी माँ मंदा से बताया नहीं कि हम आ गए हैं। मिसरानी रोज आश्वासन देती, रोज भूल जाती। हार कर अम्मा ने पूछना ही छोड़ दिया। फिर एक दिन रात में 11 बजे बूढ़ी मिसरानी बदहवास सी दौड़ती हुई आई और रोते हुए उनके पांव पकड़ लिए। मेरी बिटिया को बचा लो बहू रानी, लड़के उसके प्राण ले लेंगे। क्या हुआ? अम्मा ने घबराकर पूछा। मिसरानी ने जो बताया उसे सुनकर अम्मा का कलेजा कांप गया। मंदा के पेट में किसी का पाप पल रहा था। वह चुपके चुपके कई दिनों से दवाइयां खा रही थी, पर कोई असर नहीं हुआ। पता नहीं कैसे उसकी बड़ी भाभी को पता चल गया। उसने पति के कान में बात डाल दी
और अब लगता है दोनों भाई मिलकर उसे मार ही डालेंगे। उस आदमी से तो पूछो वह क्या कहता है, अम्मा ने कहा। एक आदर्श विवाह करवाने का श्रेय लेने के लिए वे कटिबद्ध थी। किससे पूछूं बहू रानी, बिटिया तो कहीं गई ही नहीं कभी। 8 पहर तो हमारे साथ रही है, कभी घर पर भी अकेला नहीं छोड़ा। कोठी पर भी हमारे साथ ही रही आई हमेशा। कोठी का नाम अम्मा को किसी चाबुक की तरह लगा। भीतर तक कांप उठी वे। सोते हुए बच्चों को चौकीदार के हवाले किया और पर्दे को ताक में रखकर वे मिसरानी के साथ चल पड़ी। अधमरी मंदा को तांगे में डालकर घर ले आई। उनके ओजस्वी रूप के सामने सारा घर सहमा सा खड़ा रहा। किसी के मुंह से बात भी न निकली। पापा उन दिनों किसी केस के लिए लखनऊ गए थे। अम्मा ने दूसरे दिन मुंशी को बुलाकर उनके होटल का पता लिया और तीसरे दिन बच्चों को और मंदा को लेकर सीधे लखनऊ पहुंची। पता नहीं उस दिन मुझ में कहाँ से इतनी शक्ति आ गई थी। अम्मा बोली, इनके नाराज होने का भी तब डर नहीं रहा। यूं तो हमें देखकर हक्का बक्का रह गए। मैंने 2 टूक शब्दों में सारी बात समझा दी तो उन्हें भागने की भी राह नहीं मिली। बोले, यहाँ बीसियों लोग मुझे जानने वाले हैं, यहाँ तमाशा करने की जरूरत नहीं है। फिर हम लोग दिल्ली आ गए। 2-3 प्राइवेट डिस्पेंसरीज के दरवाजे खटखटाए, पर सब जगह एक ही उत्तर मिला, बहुत देर हो चुकी है, गर्भपात तो अब संभव नहीं है। परेशानी के उस माहौल में आशा की एक किरण दिखाई दे गई थी। एक नर्सिंग होम में आश्वासन मिला कि अनचाहा बच्चा वहां छोड़ा जा सकता है, उसकी व्यवस्था वहां हो जाएगी, अर्थात फीस उसकी भी होगी। हार कर वहीं एक होटल में डेरा डाल देना पड़ा। बच्चे की प्रतीक्षा करने के सिवाय कोई चारा नहीं था। मेरा आदर्शवाद का भूत बुरी तरह उतर चुका था और अपने ही में मैं बेतरह उलझ गई थी। एक एक दिन काटना दूभर हो गया था। इनकी झुंझलाहट मुझ पर उतरती सो अलग। गोरखपुर तो आते जाते ही रहे। मेरी बीमारी का बहाना बनाकर एक बार मिसरानी को भी साथ लेते आए। भाइयों से प्रताड़ित असहाय मंदा के लिए ममता से विह्वल हो जाने वाली मिसरानी होटल के गुदगुदे बिस्तर पर लेटी। गर्भभार से शिथिल मंदा को देखकर शेरनी की तरह विफर उठी और वाही तबाही बकने लगी। सब तरह के प्रलोभनों के बावजूद वह अपनी कलंकनी बिटिया के पास ठहरने को राजी नहीं हुई और उसने दूसरे ही दिन वापस जाने की मांग की। हम लोग वहां किसी प्रकार का हंगामा नहीं चाहते थे, इसलिए दूसरे ही दिन उसे वापस भेज दिया गया। जाते हुए वह हमसे कह गई कि उसके लिए मंदा मर गई है। अब हम लोग चाहे उसे कुएं में ढकेल दें चाहे तालाब में। मिस रानी खूब जानती थी कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इसलिए निश्चिंत होकर अपने घर लौट गई। हम लोग चाहते तो नारी निकेतन या महिला सेवा सदन जैसी संस्थाओं में संपर्क साध सकते थे, पर नए सिरे से कोई प्रस्ताव रखने का मुझ में साहस नहीं था। इनसे बात करते भी डर लगने लगा था। नियत समय पर केवल ऑपरेशन से ही मंदा को मुक्त किया जा सका। 36 घंटों तक वह जीवन और मृत्यु के बीच झूलती रही। बच्चा इतना कमजोर था जैसे सूखी हड्डियों पर झूलता हुआ चमड़ा लपेट दिया हो। आधे घंटे तक तो वह रोया भी नहीं और हम लोग खुश हो रहे थे कि चलो मंदा के कष्टों का और हमारी समस्याओं का अंत आ गया है। परंतु ईश्वर तो जैसे परीक्षा ले रहे थे। दूसरी सुबह को बच्चा एकदम नॉर्मल था और मंदा तेज ज्वर में तप रही थी। पिछले दिनों गुमसुम बनी रहने वाली मंदा बुखार की बेहोशी में अनर्गल बके जा रही थी। बार बार वह चीखती, खबरदार जो मेरे प्रदीप को हाथ लगाया, गला दबा दूंगी। और ऐसा कहते हुए उसकी आकृति सचमुच भयानक हो जाती। डॉक्टर और नर्सों के लिए उसे संभालना कठिन हो रहा था। पेट में ताजा घाव था, टाके टूटने का डर था, सलाइन लगी हुई थी सो अलग। 2 बार सुई मांस को नोचती हुई बाहर आ गई थी। उसे सुलाने की हर संभव कोशिश की जा रही थी और हर बार वह प्रदीप प्रदीप कहकर चीख पड़ती थी। बाहर बरामदे में एक स्टूल पर मैं बैठी हुई थी। उसकी चीखें मुझ तक आ रही थीं और मेरा मन कांप कांप जाता था। पता नहीं कब उसने अपने बच्चे का नामकरण कर लिया था, प्रवीण, प्रतिमा, प्रसाद और अब प्रदीप। तो क्या इन्हीं नामों के साथ, इन्हीं बच्चों के साथ अपने बच्चों को जोड़ने का स्वप्न उसने देखा था? उसका यह सपना क्या मैं निर्ममता से छीन पाऊंगी? उसकी अंतरात्मा से निकली शापवाणी क्या मेरे शुभ सौभाग्य को राख नहीं कर देगी? अब क्या होगा डॉक्टर? मैंने कातर होकर पूछा। मेरी राय तो यह है मैडम कि बच्चे को अभी माँ के पास ही रहने दें। 7-8 दिन से ज्यादा वह जिएगा नहीं। इतनी ऊटपटांग दवाइयां खाई हैं उसने और अब उसका परिणाम बच्चा भुगत रहा है। 5-6 दिन की तो बात है। क्यों पाप मोल लेती हैं आप? जबरदस्ती करने पर शायद माँ के दिमाग पर बुरा असर पड़े।
डॉक्टर की बात मानने के अतिरिक्त कोई चारा भी नहीं था। वैसे भी वे शायद जान गई थी कि इस बच्चे की व्यवस्था करना बड़ा कठिन होगा, इसलिए कतरा रही थी। पूरे 35 दिन अस्पताल में रहकर जब मंदा बाहर निकली तो उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। एक आध महीना और वहां रहकर हम लोग भोपाल इनकी मौसी के पास आ गए। प्रदीप को लेकर गोरखपुर लौटने का इन्हें साहस नहीं हुआ और इसके लिए ये आज तक मुझे क्षमा नहीं कर सके हैं। मौसी जी ने बहुत स्नेह से मेरा स्वागत किया। दिन भर मुझे कोसती कि चौथा बच्चा अगर आ भी गया तो उसमें घबराने की क्या बात थी। क्या घर में दाल रोटी का अकाल था? सास के मरते ही इतनी आज़ाद हो गई। वे दिन भर मुझे सुनाती रहती, पर प्रदीप के लिए उन्होंने कोई कोर कसर नहीं उठा रखी। डॉक्टर, वैद्य, हकीम सबके पास उसे ले गईं। जिसने जो दवा बताई खुद बनाकर उसे पिलाई, खुद अपने हाथों मालिश करती। मंदा पर तो बहुत चिढ़ती। ऐसी मरी हत्या आया कहाँ से उठा लाई तू? काम की न काज की, शेर भरा नाच की। मंदा कुछ नहीं कहती, चुपचाप उन लोगों की देखभाल करती रहती। प्रदीप के 6 महीने का होते होते ही सब जगह से निराशाजनक उत्तर आ गए और हार कर मुझे निर्णय लेना पड़ा कि अगर यह अपंग बच्चा मुझे ही पालना है तो मंदा को मेरे साथ रहना पड़ेगा। दोनों को निकाल बाहर करने का प्रश्न ही नहीं था। अम्मा के त्याग और साहस की वह रोमहर्षक गाथा हम लोग सांस रोके सुनते रहे। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा निर्णय कैसे ले लिया उन्होंने, यही सोचकर आश्चर्य से अभिभूत होते रहे। उनके चुप होते ही मेरी नारी सुलभ जिज्ञासा जाग उठी। अम्मा, इतना बड़ा रिस्क लेते हुए तुम्हें डर नहीं लगा? चाची इतनी सुंदर थीं और पापा। अम्मा हंस दी, वही सरल निष्कपट हंसी जिसमें सारे संशय विलीन हो जाते हैं। बोली, एक उम्र होती है पम्मी, जब सब कुछ सह लिया जाता है। जिंदगी का यह मोड़ हम दोनों के लिए नया था, पर कच्ची उम्र थी हमारी, इसलिए निभाह हो गया। पर अब इतने सालों बाद उसे नए सिरे से जिंदगी शुरू करना पड़े तो वह सह नहीं पाएगी। मेरे लिए भी यह स्थिति झेलना कठिन हो जाएगा। तुम लोगों का क्या है, शादी के या नौकरी के बहाने कल को इधर उधर हो जाओगे। सुख दुख के साथी जो मेरे हैं उन्हें मेरे पास रहने दो। कौन सा तर्क, कौन सी दलील थी जो अम्मा के इस भावुक निवेदन के सामने ठहर सकती थी। जीवन फिर अपने पुराने ढर्रे पर लौट आया था। प्रसाद का कॉलेज, मेरी रूसी की क्लासेस, भैया का बैंक और पापा का कोर्ट, सब कुछ यथावत चल रहा था। पर लगता था इन सब का सुर खो गया है, लय टूट गई है। बरसात की 2-4 झड़ियों के साथ ही अम्मा का दमा हमेशा की तरह सिर उठाने लगा था। कभी कभी वे 2-2 दिन बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। चाची ने यंत्रवत घर का चार्ज ले लिया था, पर उसमें भी पहले का सा रस नहीं था। उनकी खनकती आवाज, चुहल भरी हंसी और मीठी झिड़कियां अब मौन हो गई थीं। एक अदृश्य सा संकोच था जो हम लोगों के बीच दीवार सा खड़ा हो गया था। भाई और प्रसाद अक्सर बाहर ही बाहर रहते, पर मेरे लिए तो यह संभव नहीं था। दूसरे अम्मा, कई बार तो अम्मा के नाजुक स्वास्थ्य को देखकर लगता कि उनका यह आदर्शवाद निरास्वार्थ तो नहीं है, पर दूसरे ही क्षण अपने सोचेपन पर शर्म हो आती। शायद ईश्वर को ही हमारी इस निरानंद दिनचर्या पर दया आ गई। अगस्त की एक सुबह घर के वातावरण में कुछ माधुर्य घोल गई। उस दिन नागपुर से 2 चिट्ठियां आई थीं। एक मनोज के पिताजी का संवेदना संदेश था, पापा के नाम। दूसरा मनोज का था मेरे लिए, जिसमें अपने आचरण के लिए बार बार क्षमा मांगी थी उन्होंने। लिखा था, उस दिन बहुत विषाक्त मन लेकर ही तुम्हारे यहाँ आया था। तरह तरह की बातें सुनकर मन उद्विग्न हो गया था, पर प्रवीण भाई के पत्र से अब सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया है। उनकी साफ गोई का कायल हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि बात मुझ तक ही रहेगी। बड़ों को जज करने का अधिकार मेरा नहीं है। मन में अब कोई कलमश भी नहीं रहा। अपने पापा से कहो जल्दी से आकर तिथि का निश्चय कर जाएं। सब लोग प्रतीक्षा में हैं। अरसे बाद उस दिन घर में मीठा बना। खाने की मेज पर भाई और प्रसाद ने कुछ लतीफेबाजी भी की और हम लोग जी खोलकर हंस लिए। मन एकदम हल्का फुल्का हो गया, जैसे कोई भारी बोझ सिर से उतर गया हो। मैं तो दिन भर खुशी की तरंगों में तैरती रही। सुख के उस शिखर पर बैठकर घर की छोटी मोटी समस्याएं खिलौने सी नजर आ रही थीं। उस शाम पापा कोर्ट से कुछ जल्दी ही लौट आए और आए तो सीधे अम्मा के कमरे में। वे उस समय पलंग की पीठ से टेक लगाए बैठी थीं और मैं उनकी पीठ की धीरे धीरे मालिश कर रही थी। खुशी के आवेग में वे दिन भर दहेज के समान उठापटक करती रही थीं और अब उनकी सांस फूल गई थी। निर्मल, पापा ने आते ही कहा, मंदा का रिजर्वेशन हो गया है, 25 तारीख का मिला है।
उससे कह दो अपनी तैयारी कर ले। अम्मा अवाक होकर उनका मुंह देखती रह गईं। इतनी जल्दी? उन्होंने अस्फुट स्वर में कहा। यह जल्दी नहीं है मैडम, बल्कि इट इज टू लेट। बरसों पहले ही यह काम हो जाना चाहिए था। उसकी राख तो ठंडी होने दी होती। अम्मा ने व्यथित होकर कहा, देखो निर्मल, इन बातों का कभी अंत नहीं होगा। कभी बच्चों के बारे में भी सोचा है तुमने? आज पम्मी की शादी हो रही है, कल लड़कों की होगी, घर में बहुएं आएंगी, तब? जब तक वह जीता रहा मैंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तो तुम्हारी जिद में कोई तुक नहीं है। जो जी में आए कीजिए, मुझे बख्शिए बस, अम्मा ने कहा और दीवार की ओर मुंह करके लेट गईं। ठीक है, मैं कह दूंगा। पम्मी जाकर कहो मैंने बुलाया है, पापा ने आदेश दिया। उन्होंने जानबूझकर चाची या मंदा कुछ भी नहीं कहा। हम लोगों के सामने बड़े कॉन्शियस हो जाते थे वे। यह अप्रिय कर्तव्य करने के लिए मुझे उठना ही पड़ा। चाची कमरे में नहीं थी, हॉल या आंगन में भी नहीं थी। दुछत्ती की बरसाती में उन्हें खोजने जा ही रही थी कि जयपुरी जतले के मीठे धूंधू स्वर ने मुझे उनका पता दे दिया। रसोई से लगे हुए स्टोर रूम में पहुंचकर देखा, पसीने से लथपथ चाची शक्कर पीस रही हैं। मुझे देखते ही हाथ रोककर बोली, पम्मी, पम्मी आज शाम मेरे साथ संकट मोचन चलेगी? किस लिए? मैंने रुखाई से पूछा। प्रसाद चढ़ाना है, आज मंगल है ना। किस खुशी में प्रसाद चढ़ाया जा रहा है? मैंने व्यंग किया। उस दिन तू अकेली लड़ झगड़ कर लौट आई थी ना, उस दिन मैंने भगवान जी से विनती की थी कि है बाबा जी, सब ठीक से निभा देना, 1.25 किलो के लड्डू चढ़ाऊंगी। उन्होंने हाँफते हुए कहा। बेचारे देर सवेरे सुन ही लेते हैं। देख, आज मंगलवार है, आज ही मनोज की चिट्ठी आई है। सुनकर मन कैसा तो हो गया। चाची का यह सरल विश्वास हम लोगों के लिए मजाक का विषय था। उनके संकट मोचन हमारे लिए परिहास की वस्तु थे। फिर चाची के विश्वास की रक्षा के लिए परीक्षा की विकट घड़ियों में, बीमारी के कठिन दिनों में वे दौड़े चले आते थे। ऐसे असंख्य प्रसंगों की स्मृतियां मन को मत गईं। बड़ी मुश्किल से इतना कह पाई मैं, आपको पापा बुला रहे हैं। मेरे संदेश की अपेक्षा मेरा स्वर ही उन्हें व्याकुल कर गया। शंकाकुल स्वर में बोली, मुझे बुला रहे हैं? क्यों? आप ही चलकर पूछ लीजिए। पल भर पहले प्रसन्नता से उद्भासित उनका चेहरा उदासी की परतों में ढक गया। हथेलियों से घुटनों को सहारा देकर बड़ी कठिनाई से उठ खड़ी हुई। तब मैंने लक्ष्य किया कि चाची पहले से आधी भी नहीं रही। उनके जाने के बाद मैंने पापा के लिए चाय बनाई, ट्रे लगाई और सहमे कदमों से ऑफिस रूम की राह ली। पापा की दबंग आवाज बाहर तक आ रही थी। मैंने गजाधर को लिख दिया है, ऊपर के 3 कमरे तुम्हारे लिए साफ करके रखेगा। वह एक महरी का इंतजाम भी करने को लिखा है। बाकी सारा काम गजाधर देख ही लेगा। 5,000 मैंने तुम्हारे नाम जमा करवा दिए हैं, वे वहां ट्रांसफर हो जाएंगे। प्रसाद साथ जा ही रहा है, सब व्यवस्था करके ही लौटेगा। साल 6 महीने में कोई न कोई आकर देख ही जाएगा। पापा कुछ देर रुके, शायद चाची की प्रतिक्रिया जानना चाहते थे, पर मुझे उनकी आवाज सुनाई नहीं दी। कुछ क्षण बाद उन्हें ही बाहर निकलते देखा। वे जैसे नींद में चल रही थीं। मैं दरवाजे के पास ही ट्रे लेकर खड़ी थी, पर उन्होंने जैसे मुझे देखकर भी नहीं देखा। पापा की चाय रखकर लौटी तो देखा वे हॉल के दरवाजे से लगी निस्पंद खड़ी हैं। हॉल से निकलकर कुछ देर वे बरामदे में खड़ी रहीं, फिर आंगन में तुलसी के चौरे के पास कुछ देर खड़ी रहीं, फिर पिछवाड़े के दरवाजे से बगिया में निकल गईं। बगिया के सिरे पर एक छोटा सा कुआं था। उसका ध्यान आते ही मैं तीर की तरह भागी, लेकिन दरवाजे में ही ठिठक कर रह गई। सामने मॉल सीढ़ी के नीचे घुटनों में सिर दिए चाची बैठी थी। निशब्द रुलाई के भार से उनकी आकृति रह रह कर हिल उठती थी। उनकी वे दबी घुटी सिसकियां मेरे मन पर हथौड़े की तरह चोट कर रही थीं। मुझे वे हजारों प्रसंग याद आए, जब अम्मा की अनुपस्थिति से घबराकर या भाइयों से पिटकर या पापा की डांट खाकर मैं रोती हुई उनके पास पहुंचती थी। उनकी ममता भरी गोद में मुझे आश्रय मिलता था, और आज उनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। उफ, कितनी एकाकिनी है यह नारी। भाई, पिता, पति, पुत्र, इतने बड़े संसार में कोई भी तो नहीं है इसका। अकेलेपन का यह भयानक एहसास क्या इसे खा नहीं जाएगा? मैं दौड़ी हुई अम्मा के कमरे में गई और हाफते हुए कहा, अम्मा, चाची को तो देखो। क्या हुआ? अम्मा एकदम घबरा उठी। बगिया में बैठी रो रही हैं, मैंने कहा। मेरा अपना गला भी भर आया था। रो रही है? अम्मा ने हड़बड़ाकर कहा और लड़खड़ाते कदमों से चल पड़ी। मेरा ख्याल था वे बगिया की ओर जाएंगी, पर वे सीधे ऑफिस रूम में पहुंची।
मंत्रमुग्ध सी मैं भी पीछे पीछे चल दी। कमरे के भीतर जाने का मुझ में साहस नहीं था, पर सुनने का मुंह भी संवरण न कर सकी। बरामदे में पक्षकारों के लिए बिछी हुई बेंच पर ही मैं बैठ गई। मंदा के टिकट कहाँ है? अम्मा ने छूटते ही पूछा। क्यों, अब ऐसी क्या जरूरत आ गई? अभी तो तुम्हारे पास बात करने की भी फुर्सत नहीं थी। टिकट दीजिए, अम्मा ने पापा का व्यंग अनसुना करके कहा। उनकी आवाज में किसी टिकट चेकर का सा ही रोक था। दराज खोलने की आवाज आई और दूसरे ही क्षण पापा चीख रहे थे। पागल हुई हो क्या? टिकट क्यों फाड़ दिए तुमने? जानती हो फर्स्ट क्लास के टिकट थे दोनों। इतनी आसानी से आप उसे घर से नहीं निकाल सकते, अम्मा ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा। निकाल कौन रहा है? तुम क्या समझती हो, दया धर्म का सारा ठेका तुम्ही ने ले रखा है और सब लोग विवेक शून्य हैं। उसे कहीं भेज भी रहा हूं तो पूरी व्यवस्था के साथ ही भेज रहा हूं, समझी? जब उसकी यहां रहने की इच्छा नहीं है तो जबरदस्ती रोकने से फायदा? किसने कहा कि उसकी इच्छा नहीं है? उसी ने कहा, और बहुत कड़े शब्दों में कहा है। इतनी जल्दी भूल गई हो तुम? दुख में, गुस्से में कई बार मनुष्य कुछ भी अनकही कह जाता है, उस पर क्या कोई ध्यान देता है? मैंने भी कई बार घर छोड़ना चाहा है, बहुत कड़वे शब्दों में अपनी इच्छा व्यक्त की है, पर मेरा टिकट तो कभी नहीं लाए आप। तुम तो पागल हो गई हो। तुम्हारा और उसका अधिकार क्या एक सा ही है? दोनों में क्या कुछ अंतर नहीं है? यही तो पूछ रही हूं कि क्या अंतर है? बच्चे अगर ऐसा कहते हैं तो उन्हें क्षमा किया जा सकता है, लेकिन आप तो न कहिए। बताइए, ऐसा कौन सा कष्ट है जो उसने आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके बच्चों के लिए नहीं उठाया है? दुर्भाग्य उसे हमारे बीच फेंक गया था, पर अपना सारा दुख पीकर वह अच्छे बुरे सभी क्षण में छाया सी मेरे साथ बनी रही। इतना कहते कहते अम्मा बुरी तरह हाफ गई थी। बताइए, ऐसा कौन सा सुख मैंने आपको दिया है जो उसने नहीं दिया? फिर भी उसे दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे? उसके बाद कमरा नीरवता में डूब गया। केवल दीवार की घड़ी की टिक टिक भर सुनाई देती रही। मैंने धीरे से झांक कर देखा। पापा की बड़ी सी मेज पर निढाल होकर अम्मा ने अपना सिर डाल दिया है। पापा दोनों हथेलियों पर चेहरा थाम एकटक उन्हें देखे जा रहे हैं। पता नहीं वह मेरी साड़ी की सरसराहट थी या चूड़ियों की खनक। पापा ने मेरी चोरी पकड़ ली। आवाज देकर बोले, पम्मी जरा अपनी अम्मी को सहारा तो दो, बिस्तर पर लेट जाएं जाकर। चलो अम्मा, मैंने धीरे से उनका कंधा छूकर कहा। उन्होंने सिर उठाकर देखा, एक बार मेरी ओर, फिर पापा की ओर, फिर धीरे से कुर्सी पीछे खिसकाकर उठ खड़ी हुई। मैंने उन्हें थामना चाहा, पर उन्होंने इशारे से मना कर दिया। दरवाजे तक गईं, फिर पलटकर खड़ी हो गईं। पापा की ओर सीधे देखते हुए बोली, देखिए, मैंने आपके बहुत अत्याचार सहे हैं, लेकिन यह नहीं सहूंगी, कह देती हूं। फिर पलटकर अपनी उसी डगमग चाल से कमरे की ओर चली गईं। बाहर चढ़ती भादों का आकाश खूब घिराया था, लगता था किसी भी क्षण बरस जाएगा। अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी का लिखा लघु उपन्यास ऋणानुबंध।